नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार और अलग टाइप का एक चैप्टर है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपको, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लिया ना मेरे भाई, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आपके काम आएगा। और मेरा उद्देश्य भी अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स को पढ़ाना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको कक्षा 9 और 10 के टॉपिक भी पढ़ाता रहूंगा और साथ ही साथ ये कोशिश करूंगा कि आप सब लोग कंपटीशन का मैथ भी साथ के साथ पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर कंपटीशन की दुनिया में जाना चाहते हैं तो वहां आपको सबसे पहले जिस एक चैप्टर के दर्शन होंगे ना, तो वो चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा गणित संख्याओं पर आधारित है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए मेरे भाई कि संख्याएं होती क्या हैं और किस तरीके से वो हमारे पास हमारे मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं आपके लिए। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, यानी कि संख्याओं के मेथड, ठीक है। आपको सबसे पहले ये मालूम है कि संख्याएं, जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती थी, है ना। सिंपल सी, जब आप छोटे थे तो वहां आपको जो संख्याएं थी, संख्या नहीं जानते थे आप जानते थे गिनती, काउंटिंग, और आप इसी नाम से पढ़ते जाते थे कि हमें गिनती आती है या हमें पहाड़े आते हैं या हमें काउंटिंग आती है, ठीक है। अब उस मेथड का नाम जानेंगे कि वो मेथड क्या है। देखिए, उस मेथड को हम कहते हैं दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। एक्चुअली में हमारे पास गणित भी अलग प्रकार की एक भाषा ही है। जैसे हमारे पास हिंदी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है और अनेक प्रकार की विभिन्न तरीके की भाषाएं होती है। तो इसी तरीके से गणित की भी एक अलग भाषा है और वो होती है अंकों की भाषा, है ना। हम गणित में अंक पढ़ते हैं और उन अंकों की अपनी एक समझाने की भाषा है जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं। और दशमलव पद्धति में जो हमारे पास अंक होते हैं भैया, वो होते हैं 0 से शुरू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सॉरी, 10 नहीं होता, 9 तक ही होता है ना, क्योंकि 10 तो इन्हीं नंबर से, यानी कि हमारे जो मैथ्स की बेस है, जो उसका आधार है, बेस है मेरे भाई। क्योंकि आप मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर पढ़ेंगे वो सारे के सारे नंबर इन्हीं से बनते हैं। अब इन्हें आप क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दशमलव पद्धति में, इन्हें बोलते हैं हम डिजिट यानी कि अंक। ये हमारे हैं डिजिट, जिन्हें आप अपनी भाषा में बोलते हैं अंक। हिंदी में बोल देते हैं अंक और अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट, ठीक है मेरे भाई। इन्हीं अंकों से मिलके जब हम इन अंकों को एक साथ लेते हैं, 2 को ले ले, साथ 3 को ले, 4 को ले, 5 को ले, कितने भी अंकों को एक साथ ले लें, जब आप उन्हें एक साथ लेते हैं तो लेने से जो चीज नहीं बनती है उसे कहते हैं संख्या, यानी कि नंबर। संख्या यानी कि मेरे भाई नंबर बनता है अंकों को आपस में एक साथ लेने पर। जैसे मैंने यहां पर एक संख्या ले ली 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है मेरे भाई। भाई बनी तो उन्हीं अंकों से है जो अंक आपने दशमलव पद्धति में पढ़े हैं, यानी कि गणित में जो आपने अंक पढ़े हैं वो हैं, उनकी नंबर होती है 10। देखिए 0 से लेकर 9 तक के वो अंक होते हैं और उन्हीं अंकों से मिलाकर आप संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ एक संख्या लिख दी है 2, 3, 4, 5, 6, इन अंकों से मिलकर ये संख्या बनी है। जब आप अंकों को एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं, ठीक है, इकट्ठा करने से जो नई चीज आपके पास बन के आती है उसे कहते हैं संख्या यानी कि नंबर, ठीक है। अब बात अगर नंबर की आई है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जब एक नंबर हमारे पास होता है उस नंबर के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो उस नंबर के अंदर होते हैं वो अंक जिनसे वो मिलकर बनता है। जैसे यहां पर 6, 5, 4, 3, 2, तो उस संख्या में जो ये अंक आ रहे हैं, यानी कि जो डिजिट इसके अंदर आ रहे हैं मेरे भाई, उन डिजिट को
उसे कहते हैं हम इसका अंकीय मान, अंकीय मान, या दूसरे शब्दों में से हम कहते हैं जातीय मान। यानी कि वो उसकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है कि ये 6 है, ये 7 है। अंग्रेजी में से बोलते हैं फेज वैल्यू, फेज वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, जाति या अंक या अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी कि वो उसकी पर्सनल वैल्यू होती है। जैसे ये क्या है, 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है। तो अगर आपसे पूछे कि इस संख्या में 2 का जातीय मान बताइए, तो 2 का जातीय मान 2 ही है, क्योंकि वो अपने आप में एक व्यक्तिगत नंबर है। व्यक्तिगत अगर देखेंगे तो व्यक्तिगत जो अंक है वो उसकी जातीय मान को प्रदर्शित करता है, फेज वैल्यू को प्रदर्शित करता है। यानी कि उसका फेज ये है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है मेरे भाई, तो संख्या का जो मान होता है पर्सनल, जो उसकी पर्सनल वैल्यू होती है, उसकी फेज वैल्यू यानी कि जातीय मान यानी कि अंकीय मान कहलाता है। अब इस संख्या में जो अलग अलग अंक आए हैं उन्हें आपने जातीय मान कह दिया। अब एक नई चीज आपके पास आएगी जिसे हम कहते हैं भैया स्थानीय मान। देखिए चीज बहुत छोटी है, आपने बहुत छोटी क्लास में ये पढ़े होंगे सब के सब, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप छोटी चीज को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो हमें आता है ना, ये तो आप सोचते हो कि ये तो हमें आता है भाई, इसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक चीज याद रखना मेरे भाई, अगर गणित, गणित क्या वैसे कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, लेकिन खासकर मैं गणित की बात कर रहा हूं, तो प्रैक्टिस जो है ना, यानी कि अभ्यास, अगर आपने किसी भी चीज में अभ्यास छोड़ दिया, चाहे आप कितने भी होशियार हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप उस चीज को भूल जाओगे कि निश्चित टाइम के बाद। तो मेरे भाई अगर आपको अपने जीवन में सफलता लानी है, सफलता तक पहुंचना है, तो आपको पहले 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, सीधे ऊपर मत देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। वो जो स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे वही आपकी प्रैक्टिस है, वही आपकी प्रैक्टिस को प्रदर्शित करेगा मेरे भाई, ध्यान से। तो प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बना सकती है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैंने आपको जातीय मान बता दिया क्या होता है, इसके बाद मैं चल रहा हूं स्थानीय मान पर। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वो अंक, जिन अंकों से मिलकर वो संख्या बनी है, उस संख्या में जो अंक आपको दिए गए हैं वो अंक किस जगह पर आ रहा है ना, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे कहाँ है, उसके स्थान को ही हम उसका स्थानीय मान कहते हैं, यानी कि किस प्लेस पे वो आ रहा है। जैसे घबराने की बात नहीं है, वापस इस संख्या को धर लेते हैं भाई। जब आपने संख्या ले ही ली है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला नंबर है आपका वो होता है इकाई का अंक, इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, जिसे आप अंग्रेजी में, कोशिश करूंगा आपको दोनों ही चीजों में पढ़ाया जाए। ये आपका इकाई का अंक है मेरे भाई। ये जो है इसके बाद आती है दहाई यानी कि 10, टेंथ। इसके बाद आता है सैकड़ा, है ना, सैकड़े को आप 100 बोलते हैं। बहुत धीरे धीरे चलेंगे भाई, जल्दबाजी कोई नहीं है, जल्दबाजी करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद आता है 1000 यानी कि 1000। ये इनकी प्लेस है, यानी कि किस प्लेस पर आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो 1000 के बाद आएगा मेरे भाई 10,000। इस तरीके से आपका जो प्रोसीजर है 10,000 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो अगर आपको किसी दी हुई संख्या में किसी खास अंक का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू पूछी जाए, तो आप उसमें उसका प्लेस देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये करके देख लेंगे, और इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि उस संख्या में इस अंक का स्थानीय मान क्या है, और जातीय मान तो वो खुद होता ही है जिसका आपको जातीय मान पूछा जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में पहला जो क्वेश्चन बनता है हर टाइप के कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, टेट का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा, सी टेट, SSC CGL, ठीक है, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आपके पास एक नई भर्ती आ चुकी है यूपी कांस्टेबल की भर्ती, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो पहला प्रश्न आपका बनता है संख्या पद्धति से मेरे भाई वो यही है। सबसे पहला आपको दी हुई संख्या में अंकों के जातीय मान पता होने चाहिए। किस तरह,
और फिर उसके बाद हम स्थानीय मान। तो सवाल जो पहला बनेगा वो ये बनेगा, देखिए एक नंबर में, क्योंकि एक एक नंबर के ज्यादा 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है मेरे भाई। तो पहला जो सवाल बनता है उसे देखते हैं क्या बनेगा। आपके पास एक नंबर दे दिया भाई, ये आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, ये आपके पास एक नंबर है, उसने कहा है कि जो इसमें नंबर 8 दिया है मेरे भाई, सामने लिखा गया नंबर कह रहा हूं अंक, इस संख्या में आपको जो एक अंक 8 दिया गया है, उस 8 अंक का जो स्थानीय मान है और जो उसका जातीय मान है, उन दोनों का अंतर फाइंड कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस निकालना है मेरे भाई, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालना है। जिस अंक का आपको वो पूछेगा, जिस अंक का वो आपसे पूछेगा, उस अंक को ध्यान से देख लीजिए, उस संख्या में वो अंक कहां आ रहा है ना। तो आपको सिंपली दिख जाएगा, ये आ रहा है जी 8 यहां पे। सबसे पहला आप इसका स्थानीय मान चेक करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसका मतलब जो 8 है उस अंक को एज इट इज लिखे, उसके सामने जितने भी अंक आ रहे हैं मेरे भाई उतनी ही जीरो लगा देंगे, उतनी ही जीरो लगा देंगे, है ना। उस अंक को एज इट इज लिखा, एज इट इज लिखने के बाद जितने अंक उसके सामने आ रहे हैं उतनी ही जीरो लगा दीजिए, वही उसका स्थानीय मान है। और इसमें से माइनस आपको करना है, हमें क्या पूछा है, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो उसका जातीय मान क्या है मेरे भाई, 8 ही तो है। तो 80,000 से आपको 8 घटाना पड़ेगा, 80,000 से 8 घटा दो, ठीक है। तो कितना बचेगा मेरे भाई, घटाना तो आपको शायद आता ही होगा मेरे भाई, 79,992, 79,992 आ जाएगा बहुत आसानी से। तो समझ लीजिए पहला क्वेश्चन तो आपका तैयार हो गया है। क्या, अगर आपको कोई खास नंबर दिया गया है, उस खास नंबर में किसी खास अंक का आपको स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तो थोड़ा सा इजी टॉपिक था, लेकिन शुरुआत आपको इजी ही करनी है। हम सरल से कठिन की तरफ चलेंगे मेरे भाई, इजी से हार्ड, इजी से हार्ड की तरफ चलना है, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए अपनी बुक में, कॉपी में। मैं आगे चलता हूं, फिर हम देखेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे और नई नई चीजें हम सीखते जाएंगे मेरे भाई। चलिए, अब आपको एक बहुत ही शानदार चीज पता लगने वाली है संख्याओं के बारे में। ये तो छोटा सा पॉइंट था, अब हम संख्याओं को डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन करेंगे कि संख्याएं होती क्या क्या है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर जो हमारे पास होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कहां से होता है और कैसे कैसे संख्याओं का डिवाइडेशन होता है। तो हमारे पास जो नंबर होता है भाई वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब आप सोचोगे यार ये क्या नया बवाल आ गया भाई, बवाल नहीं है। एक्चुअली में आप जानते सब कुछ हो, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता है कि ये संख्या है क्या। तो आज उसकी शुरुआत करते हैं। संख्या एक्चुअली में यहां से होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के यहां से 2 पार्ट निकल के आएंगे मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से लिखते जाइए, ध्यान से मेरे भाई क्लासिफिकेशन को नोट करते जाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्चुअल में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है मेरे भाई काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसके नाम से ही पता लग रहा है काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब जो होता नहीं लेकिन फिर भी हमें नजर, है ना, आता है। काल्पनिक, हम उसकी कल्पना कर लेते हैं। तो पहले इसी को देख लेते हैं, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, पहले इसी का किस्सा निपटा देते हैं। काल्पनिक संख्या, अब काल्पनिक संख्या के बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में होती क्या है,
ये एक रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है भाई, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। क्योंकि आज तक हमने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, संख्या कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अपॉन में हो, डेसिमल में हो, किसी में भी हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, देखिए मान लिया मैंने 2 का स्क्वायर किया, यहां पर -3 का स्क्वायर किया, यहां पर 1/2 का स्क्वायर किया, यहां पर मैंने पॉइंट के नंबर का स्क्वायर किया, है ना। आपके सामने मैंने अलग अलग टाइप के नंबर लिख दिए। अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी कि पावर 2 करेंगे, कर दीजिए, 2 की पावर 2 करेंगे 4, -3 की पावर 2 करेंगे प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस ही हो जाना है, क्योंकि पावर इवन है, इवन है, इवन है, सम है, तो इसलिए 3 × 3 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा। 1/2 की करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 2.5 की करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 6.25। तो यहां आप सिंपली देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, वर्ग करते हैं मेरे भाई, तो वो पॉजिटिव आता है। क्या आएगा? वो पॉजिटिव। लेकिन अब देखिए यहां नया बवाल आपके सामने आने वाला है। मैंने एक नंबर को वर्गमूल के अंदर रखा है जो कि -1 है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस नाम से जानते हैं, लेकिन अभी मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं भाई। -1 का जो रूट है आप उसका होल स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए मेरे भाई? होल स्क्वायर कीजिए। होल स्क्वायर का मतलब होता है आपको उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे भाई, ये लीजिए -1 × -1। तो जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन गया -1 और -1, तो बाहर आके होगा -1। तो अभी हमने एक बात पढ़ी है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन यहां तो भाई उल्टा हो रहा है। नंबर चाहे वो कुछ भी था, लेकिन जब हमने उसका स्क्वायर किया तो वो भैया नेगेटिव मिल गया, ऋणात्मक मिल गया है। इसका मतलब वो नंबर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसका मतलब हमें उसे कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता मैथ की हिस्ट्री में, इसलिए उसे अलग से कुछ नाम देना पड़ेगा। भैया वही नाम है, उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, और इसे हम कहते हैं मेरे भाई आयोटा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्या इसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई। आई इज इक्वल टू, आई फॉर इमेजिनरी नंबर है ना, इज इक्वल टू √(-1). अगर कहीं रूट के अंदर -1 लिखा है या -2, कोई भी संख्या माइनस में लिखी है, तो आप उसे आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहां होता रूट के अंदर होता मेरे भाई -2i, तो इसे आप लिखते क्या लिखते? √2 और i, क्योंकि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं √2 और √-1, तो ये हो जाएगा i और √2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बस इमेजिनरी नंबर मुझे आपको बताना था, वो मैं आपको अलग से बता चुका। कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई साहब इस बेस पे। ठीक है मेरे बच्चा, देखिए √2i होगा। अब मान लिया यहाँ पर पावर हो जाती i², तो i² को हम लिख सकते हैं i × i। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए मैंने स्क्वायर ही तो किया था, ये जो -1 का होल √-1 का होल स्क्वायर है वो आया -1, तो इसका मतलब है i² इज इक्वल टू होगा -1। i × i यानी कि √-1 × √-1 इज इक्वल टू आ गया, क्योंकि -1 का पेयर बन गया, बाहर आके -1 हो गया। अगर हम i की पावर कुछ और करेंगे, मान लिया 3 कर रहे हैं, तो हम इसे ब्रेक करेंगे i² × i, तो i² हो गया -1 और × i, तो इज इक्वल टू होगा -i। तो इस तरीके से मेरे भाई आप आयोटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई इसके क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो इस सारे इतिहास को यहाँ से हटा देते हैं। नोट आप करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट कर लीजिए। बस यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्या? ये वाली लाइन। क्या है भाई लाइन? कि आयोटा इज इक्वल टू होता √(-1) और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता -1। बस ये याद रख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, ये हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम आयोटा आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके खेल पे। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है।
वास्तविक संख्याएं। आप पढ़ते आ चुके हैं, वैसे मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है कि संख्याएं होती क्या है, उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, लेकिन दोबारा रिपीट कर लेते हैं मेरे भाई, आपका भी रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर पे चलते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि रियल नंबर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रेशनल नंबर, इसी का पार्ट है भाई रेशनल नंबर, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। घबराना नहीं है नाम से। और एक होता है मेरे भाई इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय की बात करेंगे, पहले परिमेय को देख लेते हैं। एक्चुअली में ये रियल नंबर के कुछ पार्ट है। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा है, यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q, है ना, P अपॉन Q आ जाते हैं, जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां वेयर P और Q दोनों मेरे भाई इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, लेकिन बट Q मेरे भाई कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो भी तो एक पूर्णांक है ना। बस ये कंडीशन है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को हम एक ऐसी संख्या कहते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां पर P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, लेकिन एक कंडीशन फंस जाएगी, क्या, Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि Q भी पूर्णांक होता है मेरे भाई। ठीक है, अब ये जो बला है P अपॉन Q की, इसे समझते हैं क्या होती है। ठीक है, इसमें हम समझने के लिए देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपके पास जो टॉपिक एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वही करते चलेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो अपॉन का नंबर होता है, जैसे यहां पर है 4/5, इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 0.8, है ना। अपॉन में लिखेंगे तो P अपॉन Q की फॉर्म मानी जाएगी, फिर मैंने उसे सामने डिवाइड करके लिख दिया तो ये डेसिमल फॉर्म मानी जाएगी, लेकिन है तो दोनों एक ही, क्योंकि उसी का तो आंसर है वो। P अपॉन Q है 4/5, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। डिवाइड करना आपको आता है ना, शांत अशांत, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वहीं चल रहे हैं अभी। ठीक है, वहीं चलेंगे धीरे धीरे। तो 4 को आपने 5 से डिवाइड किया, 0.8 आ गया मेरे भाई, आ गया आ गया आ गया। अब एक और नंबर लिख रहा हूं, चलते जाएंगे। ये तो आ गया 0.8। एक नंबर में और लिख रहा हूं मेरे भाई, यहां पर 0.3333 अप टू 100। ठीक है, यानी कि इसमें और इसमें आपको दोनों में एक अंतर नजर आ रहा है। क्या क्या अंतर नजर आ रहा है? अंतर ये है कि ये नंबर जब आपने डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद ये पहले अंक पे समाप्त हो गया, यहीं का यहीं खत्म हो गया। लेकिन इस अंक में क्या खास, इस संख्या में आपको क्या खास बात नजर आई कि पॉइंट के बाद जो नंबर आया वो रिपीट होता जा रहा है, और रिपीट होने के साथ साथ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, एक ही अंक बार बार आ रहा है। कई बार ऐसा होगा कि दो अंक बार बार बार, जैसे यहाँ पर होता 393939, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 33 आ रहा है। तो देखिए ये तो है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो गया, है ना। तो टर्मिनेटिंग यानी कि शांत है भाई, ये ज्यादा गुस्से वाला आदमी नहीं है, ये शांत है, टर्मिनेट हो गया यहीं पे। ये मेरे भाई है टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ध्यान रखना ये भी और ये भी, देखो टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन भैया ये दोनों के दोनों परिमेय संख्या है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे है? बिल्कुल है, देखिए ये तो आपको साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने से पहले से 4/5 लिखा था, ये आ गया। अब जो इस टाइप का नंबर होता है, देखिए जैसे 0.3, जो नंबर बार बार यानी कि जो अंक बार बार आ रहा है उसके ऊपर आप बार लगा देते हैं। जैसे 0.33 बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर बार का निशान लगा देते। लेकिन अगर कई बार डबल होते
0.464646 अप टू सोन। तो इसे भी आप ऐसे लिखते हैं भाई, 0.46 का बार लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आप कहेंगे कि इसमें तो बार लगा है, इसे कैसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मेरे भाई आएगा 3/9। इसका आंसर आएगा मेरे भाई 46/99। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट। कैसे पता लगा आपको? जब हम सोल्व करते हैं वो आप कक्षा 9 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ तो आपको डायरेक्ट करना, इतना बड़ा सॉल्यूशन थोड़े निकालना है। कैसे? जो भी ये नंबर है वो एज इट इज ऊपर रहेगा, और जितने भी अंकों के ऊपर बार लगा है उतने 9 नीचे आ जाएंगे, उतने ही 9 नीचे आ जाने। जैसे यहाँ पर 46 के ऊपर बार लगा था तो 46 एज इट इज, और 46 क्योंकि 2 डिजिट है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वो जिसमें होते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, होते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उनके अंदर कुछ खास क्वालिटी होती है। क्या? देखिए 0.12459826785 आप इस संख्या को ध्यान से देखिए, इस संख्या को ध्यान से देखिए। देख लो भाई, उधर देखो, मेरी तरफ ना देखो, संख्या को देखो। ये संख्या लिखी है, इन संख्याओं में और इन संख्याओं में आपको अंतर साफ नजर आ रहा है। क्या? आप कहेंगे भाई ये भी पॉइंट का है, ये भी पॉइंट का, ये भी पॉइंट का, ये तो सिमिलरिटी है दोनों तीनों में। लेकिन इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर आया वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, शांत हो गया, शोर नहीं मचा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें क्या अंतर है? इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है जरूर, लेकिन कुछ खास अंकों की बार बार रिपीटेशन हो रही है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है, इसमें जो अंक है वो रिपीटिंग हो रहे हैं। देखिए उसमें क्या है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें रिपीट नहीं हो रहा है कोई अंक, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है मेरे भाई, लिख लेना ध्यान से। अब मैंने कहा कि ये और ये तो दोनों हो गए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, लेकिन वो रेशनल नहीं है मेरे भाई। अगर आपके पास इस तरीके से कोई नंबर लिखा गया है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये कभी भी इक्वल नहीं होगी P/Q की फॉर्म में, इसे आप कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसे आपने इन दोनों को लिखा था। दिस वन इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देख लेना भाई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी दशमलव की संख्या, ये भी दशमलव की संख्या, ये भी दशमलव की संख्या है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है, ये तो खत्म ही होगी बिल्कुल, उसे तो आप बहुत इजीली P/Q की फॉर्म में बदल लेंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहे हैं आपके पास अंक, इसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वाली संख्या में ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना उसमें कोई रिपीट हो रहा है ना वो खत्म ही हो रहा है, तो ऐसी संख्याओं को आप कहेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप उसे कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं बदल सकते मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब अपरिमेय संख्या में एक तो इस टाइप की संख्या आ जाएंगी, है ना, एक दूसरे टाइप की संख्या आएंगी जो होती है रूट के अंदर। ऐसे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं और कभी भी उससे आप बाहर ना निकाल पाए। सिंपल सी बात है, रूट के अंदर अगर कोई नंबर होता है, अगर उसका पेयर नहीं बन रहा तो बाहर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, और बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब साफ है वो कौन सी संख्या मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो एक नंबर का सवाल यहां से बनता है, क्या आपको 4-5 संख्याएं दे देगा और उसमें पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सी इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर की पहचान ध्यान से कर लीजिए, है ना। अभी सवाल लिखता हूं, देखो आप खुद पहचानोगे। इसे मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं भाई। चलो मिटा ही देते हैं भाई, कोई बात नहीं। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं मेरे भाई, बहुत ही शांति से लिखते हैं और बहुत इजीली आप पहचान लेंगे। एक एक करके सवाल भी लेते चलेंगे और आपको समझाते भी चलेंगे।
है ना मेरे भाई। चलिए यहां पर मैंने लिखा रूट के अंदर 16, सिंपल से सवाल लूंगा, है ना, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 0.4 का बार 3 अपॉन नहीं, ऐसे लिख लेते, चलो 3 नहीं लिखते, यहां पर लिख लेते हैं 2/3, है ना। और यहां पर लिखते हैं भाई मेरे पर अंडर द रूट ऑफ 13। आपसे कहेगा कि इन चारों संख्याओं से इररेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को छांटिए। अपरिमेय संख्या, ये आपका कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं भाई। पहले स्थानीय मान का बताया, फिर इसके बाद आपका अपरिमेय संख्या कैसे छाटी जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आप इसे देखेंगे ये भी रूट के अंदर है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसके आप फैक्टर कर लेंगे कंप्लीट, तो बाहर आके 4 हो जाएगा। इसमें क्योंकि बार लगा है, बार का मैंने सवाल आपको बता ही दिया, क्या लिखेंगे इसे, 4/9 हो जाएगा। इसे आप डिवाइड करेंगे, ये तो पहले से ही परिमेय संख्या है, अपोन में दी गई है, डिवाइड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो नंबर आपको √13 दिया गया है, इसके अंदर से आप 13 को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है और उसके पेयर बनेंगे ही नहीं। जब पेयर ही नहीं बनेंगे तो वो बाहर ही नहीं निकल सकती, और जब बाहर ही नहीं निकलेगी इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से आप संख्याओं की पहचान करते चलेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको संख्या बता रहा था परिमेय संख्या, अब इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे परिमेय संख्या के, आपको पता भी सब है, मैं फटाफट लिख दे रहा हूं, हल्का हल्का आपको बता भी दे दूंगा। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। आप कहेंगे शुरुआत इधर से, नहीं मैंने उल्टा चलाया है, इधर से बड़ी संख्या ली, उसके धीरे धीरे उसके सारी सारी ब्रांचेस खोल दी है ना। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, ठीक है मेरे भाई, वो होती है नेचुरल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होती है, चलिए लिख भी देता हूं सामने आपकी याददाश्त के लिए, इसे तो आपने क्वेश्चन को देख ही लिया मेरे भाई। चलिए जो नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अगर आप इन नेचुरल नंबर में एक डिजिट और ले लेते हैं 0, तो ये जो सेट बनेगा ये बन जाएगा पूर्ण संख्याओं का सेट, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम चलते हैं इंटीजर, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ये भी नीचे निकला है पूर्ण संख्याओं से ही। एक्चुअल में पूर्ण संख्या ये सारी पॉजिटिव हो जाती हैं, पूर्णांक में नेगेटिव भी आ जाएंगे, है ना, नेगेटिव भी आ जाएंगे। जैसे 0 से लेते हैं आप, अगर राइट साइड में चलेंगे तो सब पॉजिटिव मिलते चले जाएंगे, और इधर चलेंगे तो सब नेगेटिव मिलते चले जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कंप्लीट नंबर होते हैं उनका जो एक सेट बनता है उसे कहते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब आप उसमें से पॉजिटिव इंटीजर अलग निकाल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर अलग, लेकिन ध्यान रखना 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो पूर्णांक तो होता है, इंटीजर तो होता है, लेकिन अगर आप उस साइन के हिसाब से देखेंगे, 0 के साथ आप माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल पड़ा रहेगा, एकदम सो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कंप्लीट रूप से कहेंगे तो ये आपके पूर्णांक होंगे, लेकिन अगर आप इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, प्लस वाले नंबर जो होंगे वो 1 से शुरू होंगे, वो आपके पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव वाले नेगेटिव, माइनस वाले नेगेटिव, और 0 जो है वो न्यूट्रल इंटीजर होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। इसके बाद आप इसमें और भी डिवाइडेशन कर सकते हैं, इवन नंबर्स, ये मैं आपको अलग से भी बताऊंगा अभी, लेकिन यही देख लीजिए। चलिए सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है ना, इवन के बाद आपका ओड आ जाएगा, ओड यानी कि विषम, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है मेरे भाई, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं आपका, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर यानी कि ऐसा नंबर जो अपने और एक के अलावा, भाई एक से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो सबके फैक्टर में आता है। तो ऐसा नंबर जो अपने और एक के अलावा कम से कम किसी एक नंबर से डिवाइड होता है, कम से कम एक नंबर, ज्यादा से हो जाए कोई बात नहीं, कम से कम एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम कहते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। जैसे आपके पास 6 है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 10 है, अप टू सो ऑन बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अभाज्य संख्या ये है प्राइम नंबर। भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये नंबर है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा, फिलहाल इसका टाइप देख लीजिए। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वो होता है जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होता, है ना। अपने और एक के अलावा बहुत सारे नंबर हैं, 2 से स्टार्ट होता है। 2 मात्र एक ऐसा डिजिट है यानी कि एक ऐसा नंबर है जो सम भी है यानी कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 किसी से नहीं कटता, किसी से विभाजित नहीं होता। इसके बाद तो बहुत सारे होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, अप टू सो ऑन मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं यानी कि विभाजित नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। तो ये संख्याओं का क्लासिफिकेशन था। इन संख्याओं के आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बता चुका हूं, और मेरे भाई बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना, और इस चैप्टर की मुझे 4-5 वीडियो बनानी पड़ेंगी हर टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। इसके बाद हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि किस संख्या से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, डिविजिबल होती हैं। 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, 3 से, 4 से, सबसे अलग अलग आपको सब कुछ बताया जाएगा शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई तो वहां शॉर्ट चलता है। अगर आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाह रहा हूं। आपको पता ही होगा कि यूपी में कांस्टेबल भर्ती निकल चुकी है, 60,244 पद हैं कुल मिलाकर। तो जो बच्चे भर्ती की राह देख रहे थे और तैयारी में लगे हुए थे, तो उनके लिए एक छोटी सी आशा की किरण है। इस आशा की किरण को भुना लीजिए भाई, आज ही से तैयारी में लग जाइए। जो बच्चे इस फॉर्म को भरने की योग्यता रखते हैं वो जल्दी से फॉर्म को भरने की तैयारी करें, क्योंकि 27 से स्टार्ट हो गए हैं, आज शायद 27 से आगे निकल चुकी है डेट। आपको सबसे पहले योग्यता देख लेनी है कि किस योग्यता से भरे जाए। 12th पास होना चाहिए। इसके बाद आपको ये देखना है कि हमारी एज लिमिट क्या है, क्योंकि अगर आपको एज लिमिट, देखिए ये आर्मी और पुलिस की जो भर्तियां होती है उसमें एज लिमिट चलती है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो जो उसका नोटिफिकेशन है sarkariresult.com पर जाकर बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई वहां दिक्कत आती है समझने में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा ध्यान से, ठीक है मेरे भाई। और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप यूपी कांस्टेबल में मैथ को 100% फोड़ के आओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति के बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नमस्कार, गुड बाय।